बिल्कुल, हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, कुछ एक्सपर्ट्स हैं जिनसे हम राय लेंगे इस बजट को लेकर, और आपके मन में जो सवाल है उसका जवाब हमारे एक्सपर्ट्स देंगे। हमारे साथ जे सरीन साहब जो कि मार्केट एक्सपर्ट है वो जुड़ चुके हैं, केशव गर्ग साहब हैं, गुरदीप सिंह हैं, सीए हैं, इसके अलावा संजय राय साहब पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं, और साथ ही ये भी जानेंगे इनसे कि आखिरकार क्या वाकई में एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जा सकता है इस बजट को लेकर। और साथ ही केसी मलकानिया साहब पॉलिटिकल एक्सपर्ट वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले गुरदीप जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब हमारे साथ है। गुरदीप जी, आपसे हम पूछें कि आपको क्या उम्मीद थी इस बजट से, और उम्मीद के मुताबिक कुछ मिला कि नहीं मिला? नमस्कार। मेरे को या कह लो कि एज अ टैक्स प्रोफेशनल बहुत उम्मीदें थी इस बजट से जी। जो मैं सिर्फ टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करूं तो बहुत ज़्यादा तो नहीं मिला, मतलब बहुत कम मिला है, क्योंकि कई सेक्टर्स ऐसे होंगे जो निराश होंगे, जैसे एम्प्लॉय सेक्टर हैगा जी। एम्प्लॉयज़ को थोड़ा सा ये था कि भाई शायद स्टैंडर्ड डिडक्शन में थोड़ा इंक्रीज़ हो, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट इंक्रीज़ हो, और जो हम पहले भी बजट से पहले भी चर्चा कर रहे थे कि जैसे वर्क फ्रॉम होम अलाउंसेस वगैरह मिले और उसमें भी एग्जाम्पशंस वगैरह कुछ मिले। ठीक है, ये सब चीज़ें का प्रावधान तो बजट में नहीं किया गया। लेकिन एक चीज़ जो नहीं, जिसके ऊपर डाउट थे सबको, डिजिटल करेंसी का, जो क्रिप्टो करेंसी को हम डायरेक्टली बोले, अदरवाइज पहले ये कहीं डिफाइन नहीं था, डिफाइन अभी भी नहीं है कि भाई ये एसेट्स है या करेंसी है। लेकिन अब इस पे जिन्होंने भी इस पे इन्वेस्टमेंट करी हुई है उस पे जो इस पे प्रावधान कर दिया गया कि इस पे 30% का टैक्स लगेगा, और इस पे कोई भी अदर देन परचेज कॉस्ट कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, और इस पे जो भी पेयर होगा वो 1% डिडक्शन भी करेगा। जी। एजुकेशन से रिलेटेड भी कई मुद्दे थे कि एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए अगर टैक्सेशन की बात सोचें तो एजुकेशन अलाउंसेस में कुछ हो या इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन पे हो, वो चीज़ भी इस टैक्स में इस बारी नहीं आई है। एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो सरचार्ज का कैप किया गया 15% है, जैसे मैं प्री बजट में भी बोल रहा था कि शेयर मार्केट ऑलरेडी उछाल पे है, वहाँ पर हम ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि ज़्यादा कुछ हो। दूसरी तरफ जो कैपेक्स में इन्होंने प्रावधान किया है 7.5 लाख करोड़ का जो भी फिगर है एक्सपेंडिचर्स का, वो ज़रूर अगर वो एग्जीक्यूट होती है तो ज़रूर वो अदर सेक्टर्स को साथ लेके चलेगी, जिसमें कि ग्रोथ होंगे, जैसे सीमेंट में ग्रोथ हुई या स्टील वगैरह की इसमें, और अनएम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी। अच्छा मलकानिया साहब, आपने बहुत सारे बजट देखे और समझे हैं। अब विपक्ष कमल ये कहता है कि बहुत निराधार ये बजट है, किसी का ध्यान नहीं रखा गया, ये विपक्ष का काम है। सरकार तारीफ करेगी, सरकार की अपनी जिम्मेदारी भी बनती है, लेकिन इन दोनों ही बातों को छोड़ दें तो आप क्या मानते हैं, क्या ये संतुलित बजट है? क्या कोरोना काल में सरकार इससे बेहतर कुछ कर सकती थी? देखो जी, जो बजट है उसमें कोशिश तो की गई है, परंतु राहत किसी को नहीं मिली। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है तो लोगों के खर्चे बढ़ रहे हैं, परंतु इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं दी गई है। इसी तरह जो बच्चे घर में पढ़ते हैं, अब ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं, तो उनके बच्चों के लिए कोई प्रभाव नहीं किया गया है कि उसको स्मार्टफोन दिए जाएं या दूसरे दिए जाए। इसके साथ साथ बजट में कई बातें रखी गई हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी की अलाउ किया है, उस पर 30% टैक्स लगेगा, चाहे घाटे में तब भी चलेगा। और रोप वे की बात की गई है, रोप वे बनाए जाएंगे, 75 जिलों को डिजिटल किया जाएगा, पीएम आवास योजना को आगे बढ़ाया गया है, तो किसानों के लिए एमएसपी का भी प्रावधान किया गया है। परंतु तो देखा जाए तो इसमें नया कुछ नहीं है। जो लोग थे, नौकरी पेशा लोग थे, मिडिल क्लास लोग थे, वो समझते थे कि महंगाई बढ़ी है, इसके साथ साथ जो इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो भी बढ़ेगा, परंतु इनकम टैक्स की स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, एज इट इज रखा गया है। ये जुदी बात है कि अलग है कि जो इनकम टैक्स में कोई गलती हो जाती है उसके लिए 2 साल का रिवीजन का आपके पास प्रावधान है। इसके साथ ऑर्गेनिक खेती पर जोर दिया गया है, डिजिटल पे जोर दिया गया है, परंतु ये जो हमारी महंगाई है, महंगाई दर को कम करने के लिए महंगाई का मुद्दा आपने उठाया, जाहिर तौर पर महंगाई बढ़ी है और लोग महसूस भी कर रहे हैं। इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मार्केट एक्सपर्ट जे सरीन साहब बेहतर तरीके से बता सकते हैं। सरीन साहब, क्या आपको लगता है कि जो महंगाई लगातार बढ़ रही है, आप भी बता सकते हैं, हमें तो ये बजट ज्यादा समझ नहीं आता है, सीधा सीधा बहुत गहराई में जाएंगे तब जाकर कुछ समझ आएगा, लेकिन जो आम आदमी है शायद उनको भी ऐसे ही आप अगर समझाएंगे सरल शब्दों में तभी समझ आएगा। ये जो बजट आया है, कुल मिलाकर निचोड़ जितना आपने अभी तक समझा है,
महंगाई पर कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? देखिए मैं अगर बजट को एनालाइज करूं तो फोकस कहाँ है वो अंडरस्टैंड करने की बात है। फोकस है एजुकेशन पे, डिफेंस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे जी। और डिजिटल एसेट्स और डिजिटल जो हमारी इंडस्ट्री है उसको रेगुलेट करने की बात कही गई है। तो बेसिकली ये बजट अगर हम इसको पूरा एनालाइज करें तो महंगाई एक सेपरेट इशू है। जी। महंगाई क्यों बढ़ रही है वो आपको पता है। अगर महंगाई जीडीपी तभी बढ़ रही है अगर सरकार को पैसा आ रहा है, तभी जीडीपी बढ़ रही है। तो सरकार ने कहा है कि मैं ये जीडीपी 9% से ऊपर ले जाऊंगा, बट कैसे ले जाऊंगा? लेकिन लोगों की जेब में जब सरीन साहब पैसा नहीं होगा तो जीडीपी कैसे बढ़ेगी? प्रोडक्शन कैसे होगा जब खरीद नहीं होगी? तो ये भी तो एक मेजर इशू है। बिल्कुल इशू है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट जब आप इकोनॉमिक सर्वे को देखें उसमें हम ये कहते हैं कि मैं जीडीपी 9% से ऊपर ले जाऊंगा, बट 9% से ऊपर तब ले जाऊंगा अगर पेट्रोल का जो 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 पर बैरल है वो 75 और 80 या 70 और 75 के बीच में है। दैट इज अ प्रोजेक्शन ऑनली। तो जो प्रोजेक्शन है और जो महंगाई है, ये महंगाई पे तो देखो रोकथाम नहीं है। अगर हम सोचते हैं कि रोजगार बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, तो उसका कुछ ना कुछ तो सभी देशवासियों को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और वही कंट्रीब्यूशन लग रहा है, तभी इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होगी। अगर हमें ये लगता है कि ये टैक्सेस और ये जो ये क्रूड ऑयल्स पे जो टैक्सेस है ये ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स द डेवलपमेंट, तो महंगाई, डेवलपमेंट और महंगाई दोनों साथ साथ ही चलती हैं।